थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गंभीर विषय के ऊपर आपने मेरे को इनवाइट किया है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आईएसटीडी या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और किस तरह से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हो रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि परवरिश की पाठशाला हमारा एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। इसके अलावा परिवार की पाठशाला और अभी हमने स्टार्ट किया, क्योंकि परवरिश से हम परिवार की तरफ बढ़ गए हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। तो सबसे पहले एक बार से फिर से मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा देर नहीं, मैं सीधा स्टार्ट करना चाहूँगा, और मैं स्टार्ट करूँगा। शोर मूवी का एक गाना हुआ करता है, शायद आपने सभी ने सुना होगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। बड़ा सुंदर गाना है, बड़ा फिलोसफिकल गाना है। और उसी में जो उसका स्टेंजा आता है, अंतरा आता है, उसमें कहा गया है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। अगर मैं इस लाइन को भारतीय दर्शन के संदर्भ में समझूं, तो नेचर्स लॉ ऑफ गिव एंड टेक समझ में आता है। यानी कि जब हम कुछ पाते हैं तो हमें कुछ खोना होगा, या हमें कुछ देना होगा। नहीं देंगे तो प्रकृति अपने हिसाब से लेना जानती है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, लगभग 15 से 20 साल पीछे मुड़कर देखें, तो जो हमने समय और संस्कृति में तेजी से बदलाव देखे हैं, तो उसके कई ब्राइट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक हम आमने सामने बैठे हुए हैं। और उसके कुछ डार्क एस्पेक्ट भी हैं, जिनसे आज भी हम हमारे पसीने तो छूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मुंह मोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम घबराए हुए हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। मैं अगर बात करूं डार्क साइड, ब्राइट साइड दोनों को एक साथ लेता हूं, तो लाइफ में, इवन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लग्जरी हर घर तक पहुंच गई है और पहुंच रही है। जब कड़क सर्दी होती है तो हम शावर में नहाते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं, जो सुविधा राजा महाराजाओं को नसीब नहीं हुआ करती थी। और मैं अगर गर्मी गर्मी की बरसात की बात करता हूं, तो एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर हम लोग निकलते हैं बिल्कुल सुरक्षित। तो सुविधाएं जैसे बड़ी हैं, आज घर के अंदर आईफोन, आई टैब ने जगह ले ली है। घर बड़े हो चुके हैं, लेकिन सदस्य कम होते चले गए। सुविधाएं आ रही हैं, तो नो डाउट स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जितनी ज्यादा लग्जरी हमारे पास में है, उतना ही स्ट्रेस हमारी लाइफ में है। कहीं ना कहीं खुशियां गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। भीतर से हो सकता है टूट रखे हो, बिखर रखे हो, लेकिन ऊपर से हो सकता है कि ब्रांड चमक रहा हो। अगर हम पिछला जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखें और पिछले कुछ दशकों को देखें, तो भारत की स्थिति खुशी में ज्यादा अच्छी नहीं है। लगातार हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, तेजी से एक ही जगह पर अटका हुआ है, हम जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। ये वो देश है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कहता है पूरा विश्व ही परिवार है, लेकिन खुद परिवार यहां टूटने के कगार पे खड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन की मैं अगर बात करूं, घर घर के अंदर अगर 5 सदस्य हैं तो 10 मोबाइल फोन कम से कम होंगे। लेकिन संवाद जो ह्यूमन टू ह्यूमन होना था, मनुष्य के और मनुष्य के बीच होना था, कम होता चला गया। जहां हम पहले ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद के लाया करते थे, उन्हें लिखा करते थे, फिर पोस्ट करके आते थे, आज व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल के ही काम चला लेते हैं। ना जाने हमें क्या चाहिए, हम खुद भी नहीं जानते। इसके पीछे हो सकता है कि जो 10-15 साल पहले जो मैं सक्सेस का ज्ञान पढ़ाया गया, शायद उस ज्ञान के ही दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, कि व्हेन यू विल गेट सक्सेस यू विल बी हैप्पी। और व्हाट इज सक्सेस? जितना मेटलिस्टिक आप होंगे, जितना आपके पास संसाधन होंगे, तभी आपकी सक्सेस मानी जाएगी। तो एक तरफा हमने विकास किया, जिसके परिणाम आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। उसी देश के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले कई दशकों के अंदर स्त्रियों ने कसम खाई और अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास करा, जिसके कारण आज फीमेल जो हैं वो वर्किंग पेट्रोल पंप पे भी देखे जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखी जा सकती हैं। पति पति और पत्नी पति और पत्नी दोनों मिलकर आत्मनिर्भर हुए, घर बनाया, लग्जरी आई, सुविधाएं आई, सिक्योरिटी आई, लेकिन साथ साथ डिवोर्स रेट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन डिवोर्स रेट ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जीवन का हिस्सा होता जा रहा है। मैं आपको वो कड़वा सच बता रहा हूं जो हम अपने वन ऑन वन सेशन हमारे पास जो आते हैं वो हम वहां जो सुनते हैं। पैसा कमाया, भाग दौड़ करी, नौकरी के लिए पीछे भागे, बिजनेस के लिए कुछ किया, केवल किसके लिए? ताकि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें, पढ़ सकें, कामयाब हो सकें, उनके जीवन में संघर्ष ना आए। बच्चों की आईक्यू तो अच्छी हो गई, लेकिन वैल्यूज खत्म होती चली गई। बच्चों की आईक्यू स्ट्रांग है, बच्चे स्मार्ट हैं, उन्हें पता है किस बात का क्या जवाब देना है। माता पिता ने अगर एक क्वेश्चन जब पूछ लिया बच्चे से, तो बच्चा पलट के 4 क्वेश्चन उनसे ही पूछ लेता है। ये स्थिति है परिवारों की। आज के बच्चे मोबाइल एडिक्शन, स्टम्बरनेस, एंगर, एग्रेशन, स्टडी ड्रॉप आउट के शिकार हो रहे हैं बहुत तेजी से। हमारे पास में चाहे वो हॉस्पिटल के ऑनर्स हों, चाहे लॉ फर्म के मालिक हों, चाहे आईएएस पीसीएस हों, इनके बच्चों को अपने बच्चों की शिकायतें ले लेकर आते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं और हम हमें चाहिए क्या। और मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारे मित्र हैं हृदयानंद जी, बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े लंबे समय से हमारे इनसे विचार मिलते हैं, दोस्ती बनी हुई है। और मैं खुद कॉर्पोरेट्स में कई जगह सेशंस दिए हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पेरेंटिंग के सेगमेंट में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे मानव व्यवहार को मैंने समझा, तो मैंने एक चीज जानी कि जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे जीना है। पूरे एजुकेशन सिस्टम से सब सब कुछ उसमें समाया हुआ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है जीवन। यानी कि इस जीवन में से जीवन ही मिसिंग है, जिसका परिणाम हमारे सामने आज खड़ा हुआ है। एक गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए तो मर्डर हो जाता है। ट्रेन का दरवाजा अगर कंपार्टमेंट का नहीं बंद कर रहे हैं, पानी अंदर आ रहा है तो मर्डर हो जाता है। लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो उसका मर्डर हो जाता है। शादी से पहले मर्डर हो रहे हैं, शादी के बाद मर्डर हो रहे हैं। हो क्या रहा है? आखिर जिम्मेदार है कौन? थोड़ी देर के लिए न्यूज बनती है, हम देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना एंगेज कर लिया है कि इन मुद्दों के लिए हमारे पास में समय नहीं है। कब तक? जब तक हमारे जीवन में कोई घटना ना घट जाए, फिर हम जागते हैं। प्रोडक्शन की मैं बात करूं, इंडस्ट्री की मैं बात करूं, मैंने एक इंडस्ट्री में हमने भी प्रोग्राम लगाया था, मैं नाम नहीं ओपन करूंगा। हमने एक अपना स्टॉल लगाया था पाठशाला का। बड़ा रिक्वेस्ट करके उन्होंने बुलाया कि जी आप आइए, हमारे फैमिली फेयर, आप स्टॉल लगाइए। और वो हमारा पहला स्टॉल था और वो हमारा लास्ट आखिरी स्टॉल बन गया। हमने बोल दिया जी आज के बाद हम कॉर्पोरेट्स में काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। आप चाहे बाइक बना रहे हो, चाहे कार बना रहे हो, चाहे एसी, मतलब कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्लास 1 है। लेकिन हमारा खुद का जो प्रोडक्ट है, हमारे बच्चे, वो राम भरोसे हैं। हर तरह की ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन रिलेशनशिप और परवरिश ये ऐसे विषय हैं, ये खोते, ये इनकी कोई चर्चा ही नहीं करते, बाय डिफॉल्ट मोड में चल रहे हैं। और इसीलिए इसका परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि नेक्स्ट जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से कमजोर है, कॉग्निटिव स्किल में, पेशेंस में, अटेंशन में, इवन हेल्थ में। तो एक्चुअली में हम जा कहां रहे हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। और जैसा कि टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप, तो मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंटिंग जो है वो रिलेशनशिप का सब डोमेन पार्ट है।
और पेरेंटिंग हमेशा पेरेंट से स्टार्ट होती है, पेरेंट हमेशा यानी कि हस्बैंड वाइफ से स्टार्ट होती है। लेकिन जहां इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, उम्र बढ़ रही है, शादी तो करनी पड़ेगी, उम्र बढ़ रही है, बच्चे तो करने ही पड़ेंगे। बच्चों को जन्म कर देने के लिए जो गर्भ धारण संस्कार है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कई पेरेंट तो ऐसे बोलते हैं, इसे चाहते नहीं थे लेकिन ये पैदा हो गया। जब आपने ही सोच लिया कि ये एक्सीडेंटल है तो वो एक्सीडेंटल ही बनना है, क्योंकि यद भवम तद भवति, जैसा भाव वैसा जीवन। पति पत्नी की क्या साइकोलॉजिकल नीड है कोई इस पे बात नहीं करता। और उसके परिणाम ये निकलते हैं कि जब हमारी संतान होती है तो हमारे जो खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, हमारे जो खुद के चाइल्डहुड बैगेज हैं, इनविजिबल जो बैगेज हमारे ऊपर आ रहे हैं पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके, वो इम्पैक्ट हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं। मासूम बच्चे जो ईश्वर का कुदरत का वरदान है, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जो मनुष्य है, उसका पूरा व्यक्तित्व भी हम तोड़ मरोड़ देते हेलो हैं। आशी, हेलो। नाइस। तो अब यहां पर हम समझते हैं कि यहां रिलेशनशिप की बात हम क्यों करें। तो रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। जब प्रकृति ने रचना रची, सृष्टि की, तो कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, यानी कि हम प्री इंस्टॉल्ड हैं कुछ चीजों के लिए, जिसमें से रिलेशनशिप एक फैक्टर है। आप लाइफ में कितने खुश रहेंगे, कितने हेल्दी रहेंगे, उसमें रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है। रिलेशनशिप हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, जरूरत है, और बिना इसके हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए कि भाई चलो विवाह कर दिया जाए, कि केवल विवाह कर दिया जाए, केवल किस लिए कि समाज को बताना है लड़की की उम्र बढ़ रही है, लड़के की उम्र बढ़ रही है, चलो जी विवाह कर दिया, बच्चा इसलिए पैदा कर लो, नहीं तो लोग बार बार आके कहेंगे भाई कब खुशखबरी सुना रहे हो। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये यत्र नारस्तु पूजनते गायब हो जाता है, उसको उसके ही हाल पे छोड़ दिया जाता है। सैकड़ों मैसेज हमारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। स्ट्रेसफुल मदर का जब बच्चा होता है, जब डिलीवरी होती है, तो ऑटोमेटिकली न्यूरोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस उसके ब्रेन में होती है बच्चे के, क्योंकि अभिमन्यु वाला केस तो बतलाता है, और आज न्यूरो साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि बच्चे का जो लर्निंग है वो गर्भ से स्टार्टिंग हो जाती है। इसीलिए मातृ देवो भव पहला ही गुरु माँ को बतलाया गया है। लेकिन माँ भी अकेली क्या करे। पिता सोचता है कि हमने एक स्पर्म दे दिया, सब कुछ कर दिया, दैट्स ऑल। पहले हम भी यही मानते थे कि परवरिश में माँ की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम जब इसमें और डीप डाइव जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो केस आ रहे हैं उसमें देख रहे हैं पिता का रोल मिसिंग है, इसलिए आज टीनेजर बच्चों के व्यवहार में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मैं किसी को आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि कोई गलत कर रहा है, एक्चुअल में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जब रहेगा अंधेरा, रहेगा अज्ञानता रहेगी, तो फिर कहां से हमारे पास में सही तरीका आएगा। हम जीवन की ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जहां हमारे पास में कोई मैप भी नहीं है, जिस जहां जब मन किया वहीं टर्न ले लिया, बाद में दुखी हो रहे हैं, उसको भाग्य मान रहे हैं, जबकि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये जीवन खूबसूरत ना होता तो परमात्मा इसकी रचना ही ना करते। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। अब यहां बात आती है माता, पिता और आचार्य, और यहीं से सारा खेल खराब हो रहा है। टीचर्स प्रेशर में है, अपने बोर्ड के, सीबीएसई हो चाहे जो भी अथॉरिटी ऊपर से है, उनके पास अलग प्रेशर है, हम उनसे उम्मीदें रखते हैं। पिता ईएमआई का बोझ, घर की देख रेख, खर्चे कैसे निकालें, अपने आप को भूल के लगा हुआ है दिन रात काम कर रहे हैं, शाम को पहुंचता है थक जाता है। माँ अगर वो नौकरी पे है तो उसके भी अपने बोझ हैं, और अगर नौकरी में नहीं है तो भी उसके अपने बोझ हैं। क्योंकि हमारे पास जो केस आते हैं उसमें देखते हैं जब माँ नौकरी नहीं करती तो कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है तुम करती ही क्या हो। हम जब कहीं से निकलते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। हमने स्कूल बस जहां के रुकती हैं, हमने कई माँ को अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हुए देखा है। केवल किस लिए कि पिता माँ का ध्यान नहीं रखता तो माँ बच्चे का ध्यान नहीं रखती। कल वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जिससे भी शादी करेगा, उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अभी देश के सामने एक अलग समस्या है, वो आपने देख ही लिया जंतर मंतर में। और जंतर मंतर में देखने के बाद आपने एक चीज और देखी होगी, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं,
लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल का आदमी रील बना के हेलो फ्रेंड्स बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें संदेश देता है, बदल जाओ। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आपकी पेरेंटिंग कैसी भी हुई होगी, आपके समय में जो भी कुछ रहा होगा, अब बदल जाओ। बदलने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। तो 2008 से पहले जो रिसर्च हुआ करती थी परिवार के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, तो मां की भूमिका पे ज्यादा काम किया गया है। और उसके जो आउटकम्स है, वो फाइंडिंग्स जो है इंटरनेट पे पड़ी हुई है। लेकिन 2008 के बाद रिसर्चर के माइंड में एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द फादर? पिता की भूमिका क्या रोल है? तो लॉन्गिट्यूडल स्टडी हुई, और उन्होंने जो उसको रिव्यू करके देखा, तो ये देखा कि अगर फादर नहीं है, मतलब मिसिंग है परवरिश में, तो उनके बच्चों में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कई प्रकार के साइकोलॉजिकल वेलबींग फैक्टर्स में इंपैक्ट आएगा। बच्चे के कंडक्ट इशू आ सकते हैं, बच्चे के सोशल स्किल में इशू आ सकते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंस में इशू आ सकते हैं, बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो सकता है। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? जो कहा साहब ने, लाडियन ताडियन मित्रवेद, यानी कि पहले जो 7 से 10 साल है, वहां तक तो मां संभाल लेती है जैसे तैसे करके। लेकिन 7 और 10 साल के बाद, 7 साल के बाद ट्रांजिशन वाली स्टेज होती है, ब्रिजिंग वाली, जो आपको टीनेज की ओर लेके जाता है। टीन एज में बच्चा आता है, तो वहां पर पिता चाहिए, क्योंकि पिता है सारथी। लेकिन पिता तो बंधा हुआ है। और ये बंधा हुए, आप जान, ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा से बंधे हो, आप जो कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लेवल पे जो प्रेशर आता है एक पिता के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। कहीं ना कहीं आपको लुभाया गया है। 5 या 7 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं, तो सेल्समैन आपको जो 10 लाख की गाड़ी का सजेशन दे देता है। 5 हजार की शॉपिंग करने जाते हैं, तो 7-8 हजार की कर लाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स मिल गए हैं। उसके कारण से जाने अनजाने में नीड और डिजायर को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और हम कर्जे के नीचे आ जाते हैं। ऋणम कृत्वा गतम पिबेत यावे जीवेत शरद जीवेत, ये हमारी भावनाएं हो चुकी है, ऋण लो और घी पियो। जबकि ऋण, हमारे शास्त्रों के अंदर बताया, ऋण किसी भी तरह का अपने कंधे पे नहीं लेना चाहिए। मैं खुद रहा हूं, बिजनेस भी मैंने किया है, कर्जे में रहा हूं, मेरी कई ईएमआई बाउंस हुई हैं, सिबिल खराब हुई है। मैंने फिर एक चीज जानी है कि साधन कम और इंडिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ाएं। ऋण लें, कोई बुराई नहीं है। तो टाटा, रतन टाटा जी कहते हैं कि ऋण लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बिजनेस में लगा रहे हैं तो ऋण ले। लेकिन किसी को दिखाने के लिए ऋण ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती है। फिर उसका इंपैक्ट आपके पेरेंटिंग में आएगा, क्योंकि आप पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप ऋण चुकाएंगे या परवरिश करेंगे बच्चे की। एक बच्चे की परवरिश करने के लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए होते हैं, क्योंकि एक बच्चे की जो एनर्जी है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, इसलिए हम थक जाते हैं। फिर डिले, शादी के बाद लेट बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण कई है, हो सकता है जो 80 के दशक के पेरेंट हों और उनके बच्चे अल्फा जनरेशन में आते हों। अभी हम जिस कगार पे खड़े हैं, हम जो पेरेंट हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पेरेंटिंग सीख रहे हैं और चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हमारे पास जो केस आते हैं, उन कुछ केस में से मैं आपको यहाँ पर 2-3 केस, रियल लाइफ केस जो है मैं शेयर करता हूं, शायद आपको उसमें कुछ इंसाइट मिले। पति और पत्नी दोनों के दोनों म्यूजिक टीचर, यानी दोनों म्यूजिशियन, लव मैरिज, कितना सुंदर जीवन होगा। दोनों गाना गाते होंगे, एक गाना गाते हैं एक बजाते हैं, कितना सुंदर जीवन होगा। एक संतान, नौकरी कर रहे हैं, सब बढ़िया, घर भी अपना ले लिया। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कॉन्फ्लिक्ट ना होता हो। कैसे पॉसिबल है? 18 साल का बेटा है, एक कमरा बंद करके बैठा रहता है, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल, पेरेंट्स से बात ही नहीं करना चाहता। जब हमारे पास में आते हैं और फिर उनका वाइव एनालिसिस करते हैं और डीप डाइव जाते हैं, तो अलग तरह के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। पेरेंट आते हैं बच्चे को लेकर कि जी बच्चे का सेशन कर दो, बच्चे को सिखा दो, बच्चे को समझा दो। लेकिन भाई, वो प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट तो आपका ही है। अगर मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी आएगी, मैं एप्पल इसको फोन को दोष दूंगा, या मैं इस कंपनी का जो प्रोडक्शन लाइन है वहां की बात करूंगा? तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ के जीवन के अंदर हमने बहुत कुछ पाया है, तो नो डाउट हमने कुछ खोया भी है, और तेजी से खो भी रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हर आपदा में अवसर है,
हर अंधेरे के बाद उजाला है। समय बदल रहा है और यही कारण है कि पेरेंटिंग और परिवार जैसे विषय पर, रिलेशनशिप विषय पे आज आपके मैं सामने हूं। अगर यही विषय 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आपसे बात की जाती कि इस विषय पे बात करनी है, तो आपको लगता है ये रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। ये हमारे पे ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हमने इसके गंभीरता को, शायद परमात्मा ने चुन लिया इस काम करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म निर्धारित हो जाता है, माने चाहे ना माने। 12 साल बाद हमारी बेटी हुई, तो बच्चे, संतान का क्या महत्व है जीवन के अंदर, हमसे कोई बेहतर नहीं जान सकता। जब वो बेटे की परवरिश करी, तो जी जान से जो हमने वादे किए थे ईश्वर से, ये हम लोग करते हैं। जब तक संतान नहीं होती बहुत सारे वादे करते हैं ईश्वर से, और हो जाती है फिर छोड़ देते हैं। नौकरी नहीं लगती है तो वादे करते हैं, नौकरी लग जाती है तो सब ये नौकरी स्ट्रेसफुल है। तो वादे करते हैं फिर निभाते नहीं है, फिर प्रकृति उसकी सजा देती है। तो हमने वादा निभाया, उसका परिणाम ये निकल के आया कि कहीं से फिर हमें सजेशन आने लगे कि जी आप इस पर कुछ काम कीजिए। बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा बढ़िया तरीके से बात कर, हृदय से तो मिल चुके हैं। कई रील हमने इसमें इंस्टा पे डाल रखी हैं, फेसबुक पे डाल रखे हैं। और यहां से परवरिश की पाठशाला की शुरुआत हुई, जो बहुत तेजी से अपने आप में बढ़ती चली गई। कुछ प्रॉब्लम आई टेक्निकल, कुछ नाम को लेके इशू आया, परवरिश को, ट्रेडमार्क का। फिर हमने इसका नाम चेंज करके परिवार की पाठशाला की, जो ऑलरेडी अब ट्रेडमार्क के अंदर सबमिट की जा चुकी है एप्लीकेशन। बहुत ही जल्दी हमारे पास ट्रेडमार्क भी होगा। बहुत जल्दी इस पे हम ऐप पे भी काम करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, उनका लव मैरिज जिनकी थी और म्यूजिक टीचर थे, जब वो पाठशाला में आए, उनके सेशंस किए, तो पता चलता है मम्मी ने बेटे को लैपटॉप तो दिला दिया है, लेकिन साइकिल नहीं दिलाई है। आप समझिए, 60-65 हजार का लैपटॉप दिला दिया है, 5-7 हजार रुपये साइकिल नहीं दिलाई जा रही है। 6 6 फीट से ऊपर हाइट का बच्चा, 18 साल का, क्यों नहीं दिलाई भाई? जब सेशन होते हैं तो पता चलता है कि मम्मी के ब्रेन की अपनी कंडीशनिंग है, माइंड की अपनी कंडीशनर है। बचपन में जब कभी वो छोटी थी, तो पापा ने कभी गले नहीं लगाया। तो मेरी प्यारी बेटी तभी बनेगी जब कोई बड़ा इनाम लेके आएगी। और 18 साल में जब उन्होंने पहली अपनी परफॉर्मेंस कहीं दी होगी, तब उन्हें जो इनाम मिला, जो मोमेंटो मिला, तब पापा, स्टेज पे पापा को बुलाया गया, तब उस दिन उन्होंने कहा कि अब तू मेरी प्यारी बेटी है। वैलिडेशन किससे? बच्चे से। कंडीशनल बेस्ड लव। वही पैटर्न कैरी फॉरवर्ड करके बेटी ने जब पत्नी बनी और मां बनी, तो वही पैटर्न अपनी पेरेंटिंग के अंदर यूज किया। सेम पैटर्न। हमने तीन तीन पीढ़ी के पैटर्न देखे हैं, सेम रिपीट। इसे हम बोलते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। सेम जब बेटी, जब उनका बच्चा हुआ और वो बार बार चीजें कहता रहा, अपनी साइकिल दिला दो, वो इसलिए नहीं दिलाई कि जब तक तो 12th में अच्छे नंबर नहीं लाएगा तब तक साइकिल नहीं दिलाऊंगे। बच्चा क्या करता? विद्रोही हो गया। विद्रोही होने के बाद उसने अपना सेटअप अलग बनाना शुरू कर दिया। टीन एज में तो वैसे भी विद्रोही हो जाते हैं बच्चे, अगर उनको सही सपोर्ट सिस्टम ना मिले तो। जब सेशंस हुए, काउंसलिंग हुई, तब वो को साइकिल मिली। और साइकिल तो खैर बात की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे फैमिली में कितने लोग? केवल 3 लोग, कि ये लोग घूमने गए और कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमें फीडबैक आते जी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई झगड़ा नहीं हुआ। छोटी सी बात, कि पास्ट के जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती, लगातार लगातार बात करना पड़ता है। लगातार ये रील देख के, यूट्यूब देख के नहीं सही होती है, ना किसी को सुनने से ठीक होगी। ये जब तक नहीं होगी जब तक कोई आपको सुन के आपके दिल की बात को नहीं समझेगा। यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी। पहला केस ये आपने देख लिया। अब बढ़िया रह रहे हैं, फर्स्ट क्लास मस्ती में, खूब एंजॉय करते हैं। अभी बेटा गिटार के अंदर फर्स्ट प्राइज लेकर आया है अभी रिसेंटली, और हमारा शायद 3 महीने भी नहीं हुए होंगे, 2 महीने हुए हैं, दो भी नहीं है शायद। हाँ, 45 दिन के आसपास में जुड़े हुए पाठशाला से। एक और मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। नीट का रिजल्ट आया, हम सब जानते हैं। फादर का हॉस्पिटल है, मदर भी डॉक्टर है, फादर भी डॉक्टर है, आयुर्वेद का बिजनेस है, हॉस्पिटल भी है, सब बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल अप्रोच है। बेटे को लेकर आए शिकायत लेके कि बेटा जो है ओएमआर शीट जो है ब्लैंक छोड़कर आ गया है, बिना बताए हमें। जब हमने इसकी डाउनलोड करने के लिए कहा रिजल्ट के बाद, तो देखा तो ब्लैंक है। बेटे ने बताया ही नहीं कि मैं ये खाली छोड़कर, 1 साल से ये बताता रहा कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चा 7th क्लास के अंदर कोडिंग बिजनेस में कोडिंग के अंदर आ गया था, ऐप बनाने शुरू कर दिए थे, ऐप पे काम करना शुरू कर दिया, उसे मेडिकल लाइन नहीं पसंद आ रही। नतीजा क्या हुआ? बेटा बिना बताए जो है
वो छोड़ के तब भी बात नहीं बनती। जिस दिन बेटे ने कह दिया मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, सेशन बुक कराया, उसको लेकर आए। पहले पेरेंट की काउंसलिंग, फिर एक काउंसलिंग उसके मदर और दादी के साथ हुई। अब आप जरा समझिए फैमिली डायनेमिक्स को। फैमिली डायनेमिक्स कह रहा है कि हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों डॉक्टर हैं, वेल सेटल्ड हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन कराने को तैयार है, बस नीट क्लियर चाहिए। पेपर लेकर आता है, जो आंसर जो कॉपी मिलती है क्वेश्चंस की, उसकी स्कोरिंग मिला के देखते हैं तो 650 से ऊपर जाती है, यानी कि एम्स मिल जाता भारत में कोई सा ना कोई। लेकिन वो हमारा शीट ही ब्लैंक छोड़ के आ गया। ब्लैंक कैसे छोड़ के आ गया बच्चा? फिर पापा कहते हैं कि हमें बताया नहीं, बड़ा शॉक। अब इस और ऊपर से कह रहा है सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। तो हम, बहन एमबीबीएस में है, थर्ड ईयर में। अब आप सुनिए जरा खेल क्या हो रहा है। हमने पैटर्न्स पकड़े, पैटर्न्स पकड़ के हम समझ गए थे रूट कॉज कहाँ है, लेकिन फिर भी माँ और दादी का अलग सेशन किया। माँ से पूछा किसके ज्यादा कनेक्टेड है बेटा? माँ कहती हैं सर मेरे ज्यादा कनेक्टेड है। मैंने कहा तो आपको क्यों नहीं बताया उसने कि इस साल नीट मेरा देने का प्लान ही नहीं है? सर यही तो नहीं पता, क्यों नहीं बताया? चलो मामी कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं करते। दादी जी आप आ जाओ। दादी जी आप बताओ कि आपको क्यों नहीं बताया, आप तो दादी और पोता हैं, क्यों नहीं बताया होगा? अरे यही तो नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं बताया बेटा, समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहता था वो। कोई बात नहीं। और किसके कनेक्टेड है? कि बहन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो फिर बहन को क्यों नहीं बताया? तो जवाब छिपा हुआ ये है, चाहे मैं बहन को बताऊं, चाहे मैं मम्मी को बताऊं, चाहे मैं दादी को बताऊं, जो डायनेमिक्स है फैमिली का, उसमें पापा का डोमिनेंस ज्यादा है। कि किसी को भी बताऊंगा तो ये बात पापा तक पहुंच जाएगी और पापा मेरी बैंड बजा देंगे। अब पापा के अपने दर्द हैं। फिर पापा का सेशन हुआ कि डॉक्टर साहब एक चीज बताओ क्या चाहते हो आप? कह रहे मैं चाहता हूं बस एमबीबीएस कर ले, एनी हाउ कर ले, चाहे प्रैक्टिस ना करे। क्यों? वो कोडिंग बिजनेस कर रहा है, करने दो उसे। नहीं वो फिर रोबोटिक करा देंगे उसके साथ, वो क्लब करके जो है उसमें मेडिकल लाइन में चला जाएगा। चलो जी ठीक है। बेटे के सेशन करके बेटे को कन्विंस कर दिया, लेकिन फिर भी ये समस्या आ रही है। पापा अब भी स्ट्रेस में है कि मेरा बेटा मुझे स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा है कि उसके प्लान्स क्या है। मैंने कहा जी आप क्या प्लान चाहते हैं बच्चे से? कह रहे जी मैं प्लान ए बी सी डी चाहता हूं, कि अगर ए सक्सेसफुल ना हो तो बी, बी ना हो तो सी। छूटते ही हम बोले, मैंने कहा लड़ाई पे जा रहे हो क्या पाकिस्तान के साथ में या किसी और देश के साथ में, कि एक प्लान फेल हो गया तो दूसरे पे आ जाएंगे? जीवन जी रहे हैं जनाब। जीवन के अंदर प्लान एबीसी नहीं चलते हैं, सारे प्लान फेल हो जाते हैं। और हमने अपनी आंखों से देख रखा है, जब प्रकृति सिखाती है ना तो अपने तरीके से सिखाती है। बड़ा दर्द होता है जब प्रकृति सिखाती है तो। फिर हमने उनसे पूछा अच्छा छोड़ो बात, अपने पापा के बारे में बताओ, बचपन के बारे में। डॉक्टर साहब से जब पूछा, नहीं मेरे पापा के बारे में तो कोई खास बात है नहीं। क्यों नहीं है? कह रहे मेरे पापा का भी रोल ही नहीं रहा पेरेंटिंग के अंदर। अब आप कनेक्शन देखिएगा। वो चाइल्डहुड जो स्ट्रगल है, कह रहे मैं अपने आप ही अपने दम पे बनाऊं जो कुछ बनाऊं। तो वो जो स्ट्रगल, वो जो पेन था, वो पेन कैरी फॉरवर्ड करके आके पेरेंटिंग में दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे के। अरे दर्द तुम्हारे हैं। तुमने जब जन्म लिया था परिस्थितियां कुछ और थी। आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी स्ट्रगल भी किसी से मैच नहीं करता। अगर मुझे 10वीं क्लास में हाई मिली है साइकिल, तो अब ये कहाँ का नियम है कि मेरे बच्चे को भी 10वीं क्लास में हाई साइकिल मिलेगी? समय बदल चुका है। और हम बच्चों की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? तो मैटर ये नहीं है कि प्लान एबीसी बनाना है, मैटर ये है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। तो आप सबके लिए मेरा मैसेज ये है कि जीवन के लिए बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैक्स टू मैक्स आते हैं पढ़ाई को लेके, मोबाइल को लेके। मोबाइल में वो अलग केस है। तो जब बच्चे बेसिकली, उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए एक सक्सेसफुल बच्चे के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, रेजिलियंस स्किल चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वैल्यूज चाहिए, जीवन दर्शन को चाहिए। पिता से कितना भी प्यार करता हो बच्चा, माँ से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन इसके बावजूद उसे पता ना होना चाहिए कि जीवन जो है स्थायी नहीं है, कभी भी इसमें परिवर्तन आ सकता है। यानी कि किसी के साथ दुर्घटना घट जाए तो बच्चा डिप्रेशन में न जाए। हमने अपनी आंखों के सामने बच्चों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। ये सारा कंटेंट पूरा का पूरा मिसिंग है। और क्योंकि ये काम ही आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत गहराई से, बहुत डीपली जाके इस पे काम हो सकता है।
और आप सब बहुत अच्छे पद पर हैं, आपकी रेंज काफी अच्छी है सबकी, और एक साथ अगर मिलके काम करें तो बहुत इजीली इसको किया जा सकता है। आज का ही हमारा एक केस है, वो आरटीओ साहब का है। श्रीमती जी आरटीओ हैं, हस्बैंड उस आपका वो पीसीएस ऑफिसर है, डेवलपमेंट ऑफिसर। उनके अपने ट्रॉमास, सब बच्चे की समस्या लेके आते हैं और सारा पैटर्न पहले देखते हैं, ऐसा लगता है कि सारी गलती बच्चे की है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं कि जब बच्चे ने जन्म लिया था तो उसकी हार्ड डिस्क जो थी, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था? कुछ नहीं था, ब्लैंक था, ब्लैक कैनवास था। उस कैनवास पे जो है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये हमारे खुद के पेरेंटिंग स्टाइल, घर का एनवायरनमेंट, शिक्षा व्यवस्था और समाज लिखता है। फिर हम कहते हैं बच्चा ऐसा क्यों हो गया, बच्चा ऐसा नहीं था, बच्चे को हमने ऐसा बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये विषय बड़े गंभीर विषय हैं, और इन विषय पे जो है हमें प्रकाश डालना है, आपस में पेरेंटिंग स्टाइल का, कॉन्फ्लिक्ट का, हस्बैंड वाइफ का। अब यहाँ पर जो केस आया हमारे पास आरटीओ साहब का, वो आरटीओ मैडम ने बताया कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो हमने उनसे पूछा चलो इनका तो छोड़ दो, अपने हस्बैंड का बताइए। उनके अपने ट्रॉमा थे हस्बैंड साहब के, क्योंकि उनकी मम्मी और पापा का डाइवोर्स हो रखा था, दोनों प्रिंसिपल थे। बच्चे बढ़ गए, पढ़ गए, गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, सेलेक्ट होकर लाइफ बना ली, लेकिन कंडीशनिंग का क्या करेंगे, उन दर्द का क्या करेंगे जो इनविजिबल कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं। कभी किसी को सुनाया नहीं, कभी किसी से बातें नहीं करी, एक आवरण हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, उसी के साथ हम लोग सब जी रहे हैं, और उसी के साथ में एक दूसरे को विश कर रहे हैं, और उसी के साथ में फर्स्ट क्लास मुझे पता है कि तुम भी ऐसे और हम भी ऐसे, और चल रहे सोसाइटी इस प्रकार से। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा कि जो लोग पेरेंटिंग ढंग से नहीं कर रहे, यानी कि नेग्लेक्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर रिलैक्स देन जो लोग सिंसियर पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब आप कहोगे जी ये कैसे हो रहा है, ये गुड़गांव का केस है। ये ऐसे हो रहा है जैसे कोविड का वायरस फैला हुआ है, तो हर वो व्यक्ति जिसे कोविड नहीं हुआ है उसने मास्क लगा रखा है, और हो सकता है वो लापरवाही दिखाए जिसे कोविड हो चुका है, क्योंकि उसे तो हो ही चुका है ना, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक दें कहीं भी पकड़ के। तो जो बच्चे नेग्लेक्ट पेरेंटिंग में आ गए हैं, इनके इनके अलग ये समझ एक तरह के वायरस बन चुके हैं कि दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे, जितनी ज्यादा सुरक्षित आपने परवरिश करी है उतने ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि बाहर वायरस घूम रहा है, क्योंकि कई सारे पेरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने नेग्लेक्ट पेरेंटिंग की है। नेग्लेक्ट पेरेंटिंग में दोनों के केस अलग अलग हैं, बॉयज के अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं। जहां गर्ल्स जो हैं दूसरे और लड़कों को आकर्षित कर रही हैं केवल नशा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, और अपने जो वीडियो कॉल चलते हैं तो पता चलता है वो न्यूड वीडियो कॉल कर रहे हैं। वो बच्चा क्या करेगा जो बेचारा साफ सुथरा निकल गया है, वो तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा। जिस प्रकार से व्हाइट शर्ट पे दाग जल्दी दिखाई देता है, गंदगी जल्दी दिखाई देती है, जो पहले से ही गंदी हो तो क्या दिखाई देगी उस पर गंदगी। तो ये इस समय अलार्मिंग स्टेज पे है। इसके बाद एक और नया चैलेंज खड़ा हो रहा है, वो है अल्फा जनरेशन का। जेन जी अभी तक माता पिता को भी सुन रही है और अपने मन की भी कर रही है, यानी कि विन विन सिचुएशन में है। लेकिन अल्फा के अलग चैलेंज है, अल्फा माँ बाप की नहीं सुनने वाली, ये कड़वा सच में आपको इसी प्लेटफॉर्म से बता दूं। वो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिंदगी जियो मस्त जियो, तब बड़ी तकलीफ होगी। तो फिर बचाएंगे कैसे, या हम अपने परिवार को कैसे बचाएं, ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक चैलेंज है। तो यहां मैं इनके बारे में एक बताऊंगा कि परिवार को बचाना बहुत आसान काम है, बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना बहुत आसान काम है। लेकिन हम गड़बड़ ये कर जाते हैं, हम बच्चों को लेक्चर देते हैं, हम बच्चों से संवाद नहीं करते। परवरिश का पहला ही नियम है कनेक्ट बिफोर करेक्ट, कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब, अगर जिनके छोटे बच्चे हैं दे आर मोर लकी, दे आर मच लकी, कि वो अभी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो टीनेजर में पहले ही आ गए हैं, तो फिर इन जो बच्चे टीनेजर में आ गए हैं, तो उनके पेरेंट्स को रिपेयर मोड में आना पड़ेगा। यानी कि आज तक पूछा, अगर पिता की बात मैं करता हूं तो पिता का तो संवाद ही यहाँ से शुरू होता है, हाँ भाई क्या चल रहा है, स्कूल क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या विजन है आगे का, कुछ सोचा नहीं सोचा, यहीं से बात शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चे पिता से दूरी बना लेते हैं, माँ से अलग दूरी बना लेते हैं, क्योंकि माँ सुबह उठ के चिक चिक शुरू करती है, वही शब्द लगातार लगातार पिछले कई सालों से बच्चा सुनता आ रहा। वो माँ को, वो क्या करता है, माँ की आवाज को उसका ब्रेन नॉइस की तरह डिटेक्ट करता है, नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, नॉइस ऐसे कैंसिल कर दो, माँ को लगता है कि मैं बोल रही हूँ, इसके पल्ले नहीं पड़ रहा।
और माँ पे एक अलग अपना बोझा है, एक अच्छी बहू बनने का, एक अच्छी बेटी बनने का, एक अच्छी माँ बनने का, वो अलग बैगेज लेके आ रही है। तो अलग तरह की एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक अंधेरे के बाद उजाले की किरण आती है, नो डाउट। और शायद ये जो इस समय एक मीटिंग चल रही है, ये उसी का एक परिणाम है और ये उसकी एक झलक है। तो बच्चों से संवाद जरूर करें। उस संवाद के अंदर पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। बिना किसी बात के आओ चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। और मैं अपने बचपन की एक बात बताता हूँ, मैं अपने टीनेज की एक बात बताता हूँ, मुझे ये वाली आइसक्रीम पर बच्चा अपने आप आपसे कनेक्ट होने लग जाएगा। और जब बच्चा कनेक्ट होगा तो दिल की बातें भी शेयर करेगा। घर में जाएं तो हर परिवार के सदस्य गले लगाएं। हमें किसी ने बताया नहीं, स्ट्रेस 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 तो बहुत पढ़ा दिया गया है, स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है। अरे भाई, एंटी स्ट्रेस भी समझ लो। जब प्रकृति ने सूरज के साथ चंद्रमा बनाया, दिन के साथ रात बनाई है, तो स्ट्रेस के साथ में एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी प्रकृति ने दिए थे। वो है हैप्पीनेस हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। जरा लग के तो देखो एक बार किसी के गले। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन कहीं और ही ले रहे हैं दूसरे से गले मिलके। ठीक है जी। तो यहां से ये हमें गंभीरता समझनी है। तो मेरा एक सजेशन है, मीटिंग के बाद अगर जिगर है तो सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर को जाके गले लगाएं। गले लगा के बोलें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एहसास कराएं। ये उनके लिए तो अच्छा है ही है, आपके दिल के लिए भी अच्छा है। आपके अंदर का जो एड्रेनलिन कॉर्टिसोल कम होगा तो आपकी भी सेहत सुधरेगी, आपकी एज रिवर्स हो जाएगी। हम टीन एज पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी उम्र नहीं रुकेगी, आपकी उम्र वापस आ जाएगी जब आप टीनेजर बच्चों की तरह उनके लेवल पे आके जब जीना शुरू करेंगे। दोबारा से जवान होने की जरूरत है। वही कॉलेज का टाइम, वही स्कूल का टाइम लाने की जरूरत है। सुने। और जब सुने तो सुने केवल। कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये मोबाइल हमारे लिए बनाए थे, हम उनके लिए बन के रह गए हैं। पूरा मेटा, आप जानते हो, मेटा ने भारत को कैप्चर कर रखा है। 4 लाख से ऊपर हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पे फॉलोवर्स थे, वो सस्पेंड हुआ था। मेटा पे सिंगल वन सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब प्रधानमंत्री का जब ब्लॉक हुआ ना, एआई ने ब्लॉक किया, तब बैंड बजी उनके। अभी अप्रैल में हमारा मतलब एक स्ट्राइक पड़ी थी, तो उस मल्टीपल स्ट्राइक किसने डलवा दी थी, तो वो बेसिकली ब्लॉक हुआ, एआई ने ब्लॉक कर दिया। किससे शिकायत करोगे? 2.5 3 साल की मेहनत सब खराब, किसी से आप शिकायत नहीं कर सकते, कोई सिस्टम ही नहीं है जी, एआई ने कर दिया। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का क्या बैंड बजी, अब उसके खिलाफ चीजें हो रही हैं, मेटा के खिलाफ। हमारे युवक कैरियर बना रहे हैं मेटा, मतलब इतना इतना टाइम देते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, क्योंकि आजकल बिजनेस से रिलेटेड हो गया है। सब एक रात में तबाह हो जाता है, कोई सिस्टम नहीं है। तो हमें ये समझना है कि हमारे आज की डेट में अटेंशन इकोनॉमी का खेल है। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, ताकि आप इसकी तरफ आकर्षित हों, ताकि वो जब उनके ऐड चलते हैं तो ऐड से वो पैसा कमाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेटा कम से कम करोड़ रुपए का टैक्स देता है, 1,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है हर साल, जीएसटी जो देता है। तो इनके जाल में नहीं फंसना है। ये मेरा फोन है, अगर आप इस फोन को मैं देखोगे, मेरे इसमें ना इंस्टा है ना फेसबुक है। तो इस स्क्रीन टाइम क्या होगा? कुछ भी स्क्रीन टाइम नहीं है। ठीक है। बच्चों को बाहर लेके जाए, नेचर की नेचर, जब नेचर से जाएंगे तो रिलेशनशिप बनेगी आपकी भी और आपके बच्चे के नेचर से। तो जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं या नेचर से कनेक्टेड होते हैं तो डोपामिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, खुशियां होती है। अब मुझे एक चीज बताइए, सिंपल है जी। एडिक्शन का लोग लेके परेशान है कि बच्चे के एडिक्शन का क्या करें मोबाइल का। हमने कहा जी एडिक्शन होता क्यों है, ये सारा डोपामिन लूप है। डोपामिन लूप का मतलब सीधी सी बात है, इससे हायर लेवल का डोपामिन मिल गया तो एडिक्शन छूट जाएगा। और वो हायर लेवल का डोपामिन तभी मिलेगा जब बच्चे से आप कनेक्ट होंगे और आप नेचर से कनेक्टेड होंगे। तो ऑटोमेटिकली वो डोपामिन मिलेगा, बच्चा धीरे 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 उस चीज को लेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे कारण है वो उसका इमोशनल पार्टनर बना हुआ। और ये मोबाइल जो है, ये नॉन सब्सटेंस एडिक्शन के कैटेगरी में आता है। नशा हाथ में नहीं है, लेकिन नशे वाली ही लत है। बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, डेवलपमेंटल डिले है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ा विराम लूंगा। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं जाते जाते एक चीज कहूंगा कि मानते हैं सब पे समय बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास समय नहीं है। अगर आप दूर घर से हैं तो बिना बात के फोन लगाएं और बिना सवाल के केवल बात करें।
संवाद करें, हाय हेलो करें, प्यार करें। बस इसी प्यार की जीवन में जरूरत है। और रिलेशनशिप को बस ऐसे ही समझ के चलें कि अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लेना, चाहे बस पिज़्ज़ा बर्गर खा लो, चाहे पीवीआर में चले जाओ, वो डोपामिन का हिट तो मिलेगा लेकिन वापस डाउन आएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर दोबारा डोपामिन के हिट के लिए हम बाहर जाएंगे, फिर ऐसे ही होगा। तो एक लूप बन जाएगा जिससे एंजाइटी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको कुछ एक इंसाइट मिली होगी। परिवार परिवार की पाठशाला हमारा एक्टिव इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। फ्री व्हाट्सएप चैट सपोर्ट हमारा चलता है, जिसके लिंक हमारे व्हाट्सएप जो कह सकते हैं कि अकाउंट हैं उस पर, वहां पर लगे हुए हैं, या फेसबुक पर, उस पर वहां से जाके कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर टीनेजर के व्यवहार से संबंधित प्रॉब्लम झेल रहा है, फेस कर रहा है, और आपको लग रहा है कि आपका टीनेजर बच्चा जो है कंट्रोल से बाहर हो गया है और नहीं समझ पा रहा है, तो आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि असल में समस्या बच्चे की है ही नहीं, वो बेचारा तो विक्टिम है। तो इन्हीं की बात बहुत लंबी हो जाती है, मैटर बहुत सारे हैं। तो सोचा तो मैंने यही था, मैंने हृदय सर को बोला था, मैंने कहा जी 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, ये हमको हमसे कनेक्ट करता है। अगर आपने ऑथेंटिक हैप्पीनेस का, मार्टिन सेलिग्मैन का कॉन्सेप्ट समझा हो, तो जब हम उस काम को करते हैं जिस काम के लिए हम बने हैं, तो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हमें उतनी ही एनर्जी मिलती है जितना उस काम में हम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कई लोग हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं, सबके कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होंगे। तो इसलिए मैं अब यहाँ विराम लेना चाहूंगा। पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं, परिवार की पाठशाला, फेसबुक, इंस्टाग्राम। थैंक यू सर वेरी। प्रश्न पूछ सकते हैं एक? हाँ हाँ, हाँ एक जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। माधव साहब, एक सेकेंड। एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है सर हमारे लिए मिस्टर ओम प्रकाश शुक्ला साहब का, कि सर प्लीज कंटिन्यू फॉर 15 मिनट मोर। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट एंड टू ऑनर टू यू कि ये थैंक यू। काम बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ औरंगाबाद से श्री जय प्रकाश बगाड़े साहब जुड़े हुए हैं। इनका भी लाइफ स्किल के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो मैं सर आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। लुकिंग द सिनेरियो, 2 मिनट के लिए आपसे इस टॉपिक पे कुछ सुनना चाहूंगा। अनम्यूट कीजिएगा सर। Kind to everybody. जी नमस्कार जी। समथिंग मोर, आई हैव रिसीव्ड योर बुक सर। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। आईसीडी के कई लोग इसमें अपना एक परिचय दिए हैं राइटिंग को देखते हुए। एंड द बुक नेम इज ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। इट्स अ वेरी बिग थिक बुक। आई एम रीडिंग राइट नाउ। सो थैंक यू वेरी मच सर। एक दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे है, ये रिलेशन होने के लिए हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ये बेसिक थिंग है। हम अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से सामने वाले के दिल में क्या डालते हैं, कौन सी एनर्जी डालते हैं, हमारे राइट। थॉट कैसे है, फीलिंग्स कैसे है, इमोशंस कैसे है, वर्ड्स कैसे है, और हमारा बिहेवियर कैसे है, ये पांच माध्यम से, मीडिया से हम अपने बच्चों के साथ, या हमारे माता पिता के साथ, या हमारे दोस्तों के साथ, या हमारे कलीग के साथ जब हम अ, अच्छी एनर्जी देंगे, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का शेयरिंग करेंगे, तो ये जो पेरेंटिंग का जो समस्या है ये कम हो जाती है। और धीरे धीरे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा है, हमारी यूथ एनर्जी है, ये बहुत अच्छी बन सकती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमने अभी 3 दिन, 28, 29 एंड 30th ऑफ दिस मंथ, यानी अभी जो गया बंद, उसमें जुलाई में हमने कॉलेज के युवकों के साथ ऐसा ही, कि जो एक दूसरों को एक दिल में हम समा लेंगे, इस प्रकार से वर्कशॉप लिया, तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। स्टडी के बारे में हमने कुछ नहीं बताया उनको, करियर के बारे में कुछ नहीं बताया उनको, सिर्फ लाइफ स्किल्स, ह्यूमन वैल्यूज और स्पिरिचुअल स्टाइल्स के बारे में उनसे हमने जब बात किया, तो एवरीबॉडी एंजॉयड द प्रोग्राम। तो ऐसा हर घर में होना जरूरी है, हर स्कूल में होना जरूरी है। वो 5th क्लास, 7th क्लास जो भी है, कौन से भी
क्लास के बच्चे हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, उनको हमें ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देने के जो तरीके हैं एक दूसरों को, वो सिखाना जरूरी है और उनका प्रैक्टिकल लेना जरूरी है। अब जैसे गले मिलते हैं, आप शायद देखा नहीं होगा, तो दिल्ली में हम जब आए थे तब अपने 5 6 7 लोगों के साथ हमने गले मिले थे। अपने जो प्रेसिडेंट साहब है पानी जी, उनके साथ भी हमने गले मिले। अतुल साहब जो पुराने अपने पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट, उनके साथ भी, ये योगेश भाई उपाध्याय, जो भी है, जो जो अपन नजदीक वाले लोग समझते हैं, उनके साथ हम जब गले मिलते हैं तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ पेरेंट्स ने करना, या घर में जो भी रिलेटिव्स है, भाई बहन है, उन्होंने करेंगे तो एक अलग सा चमत्कार अपने घर में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन? यस सर, परमिशन। जी। या सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर राजेश वाधवा स्पीकिंग फ्रॉम गुरुग्राम नाउ। मैं देहरादून चैप्टर का हूँ वैसे तो सर हमारे बच्चे तो खैर काफी बड़े हो गए हैं, मैरिड भी हैं। तो माय क्वेश्चन इज, एज नॉन पेरेंट्स व्हेन वी अप्रोच यंगस्टर्स, हाउ कैन वी गेट देम ऑफ थिंग्स लाइक ब्लैक ड्रिंक्स, कोलास, then the number of plastic bottles they use carelessly in restaurants, they waste food. So how do you think we can approach? Probably we can neither hug them nor tell them मैं तुम्हारा बाप हूँ. So how do you think as a wanting citizen, as a responsible citizen, we can approach the young generation and tell them, including doctors, young doctors, कोला पी रहे हैं, प्लस सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक्स हैं. सो इस पर थोड़ा ज्ञान डालिए और हमें ज्ञान दीजिए कि हम कैसे इस समस्या को सुलझा सकते हैं. देखिए सर, कई लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और यूथ भी अपने कुछ ना कुछ जो ग्रुप्स है वो बना के काम करती है। हमारा जो डोमेन है वो परवरिश का इसीलिए डोमेन आया है क्योंकि हम जो लोग टीन एज में आ गए या एडल्ट एज में आ गए, जो जो बड़े हो चुके हैं, उनको समझाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। तो कोई तो कारण रहा होगा कि 20 साल का हम कॉर्पोरेट करियर, या मैं भी प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं पार्ट टाइम होकर अगर परवरिश की पाठशाला, परिवार की पाठशाला चला रहे हैं, तो कुछ तो हमने सोचा होगा। वो यही सोचा है कि अगर चाहते हैं कि अगले 25 साल में चेंज आए, तो हमको नए पेरेंट पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों पे काम करना पड़ेगा। और यहाँ जो बात आ रही है, ये सारा खेल है जी एजुकेशन सिस्टम का और रोल मॉडल का। बच्चों, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वे इनोसेंट होते हैं और प्रकृति से जुड़ना जानते हैं। लेकिन जब वो घर में ही कोई चीज देखें, आस पड़ोस में कोई चीज देखते हैं, तब वो जो उनका पैटर्न्स चेंज होने लग जाते हैं। नहीं तो सिंपल एक बात समझा दी जाए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिस दिन ये दर्शन समझ, हमने जीवन दर्शन समझ लिया कि मैं पंच तत्व से ही मिलके बना हूं और इन पंच तत्व के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बॉटल नहीं फेंकने का, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ ऐसा काम नहीं करने का जो प्रकृति के खिलाफ हो। सारा खेल ज्ञान का ही है जी, उस समझ का है। ये एजुकेशन सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स जो है ना मिसिंग है, अभी भी आप देखिए, अभी सबसे ज्यादा मोबाइल एडिक्शन कब हुआ है? वो कोविड के दौरान हुआ है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम आज भी ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहा है? घर में बच्चे मोबाइल लेके बैठे काम करते हैं। ऐसा क्या पढ़ रहे हैं? ऐसी कौन सी पढ़ाई उनकी छूट रही है कि 7 दिन की अगर कांवड़ की हरिद्वार में छुट्टी है तो उनकी ऑनलाइन क्लास चला रखी है? तो ये बड़े गंभीर विषय हैं। इसमें सॉल्यूशन तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन हो जाता है तो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। और मैं इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कह पाऊंगा कि हमारा विजन ये है कि जो नए पेरेंट आ रहे हैं, जो नए मतलब, तो वो उनको अवेकन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम टीनेजर्स पे भी काम करना हमने शुरू कर रखा है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जब टीनेजर से अपने आप कनेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कल की यूथ ये टीनेजर ही होने हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। प्रेरक देसाई सर फ्रॉम सूरत, योर क्वेश्चन प्लीज। जी। Good evening, sir. Actually, from Vadodara. जी। अरे बड़ोदरा, यस।
माय फॉल्ट। सर, आपने जो कहा वो आपने एक्चुअली करके दिखाया सेशन में। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बी जेन्युइन एज यू वेर। आपने ना कोई हाई फाई लैंग्वेज यूज किया, ना आपने कोई बड़ा पीपीटी यूज किया, ना आपने ग्राफिक यूज किए, बट व्हाट यू टोल्ड वाज कमिंग फ्रॉम हार्ट एंड इट टच्ड आवर हार्ट। व्हाट वी जी नीड टू डू इज बिकम जेन्युइन। वी आर नॉट जेन्युइन, वी आर जस्ट सुपरफिशियल लेवल पर ही हम जीना चाहते हैं एग्जैक्टली। और वो ही एंजॉय कर रहे हैं हम। जी When I say I love you, we never mean I love you. I miss you, we never say I miss you. कहने के लिए कह देते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, थम्स हो अप गया। कर दिया, हार्ट दिखा दिया, काम खत्म हो गया हमारा। राइट। तो जब तक हम जेन्युइन नहीं बनेंगे, जैसे बागड़े साहब ने कहा, हार्ट टू हार्ट टच, जो गले मिलने वाला, जब तक वो कंसेप्ट नहीं आएगा, तब तक रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती हमारी। नहीं हो सकती। बट आपने जो कहा, आपने जिस सेशन कंडक्ट किया, इट वाज प्योर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, इट टच्ड अवर हार्ट डायरेक्टली। थैंक्स जी अ सर। लॉट सर, जी थैंक्स सर। अ लॉट। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Hello. यस मैम, भावना गोयल मैम। Yeah. Sir, I'm Maithili from Bangalore. जी Sir, good evening, sir. Thanks a lot for the insightful session. And I am a special educator where I am dealing with children with specific learning disability and special needs also. So, for my understanding, what I feel is the parenting is all situation based in the sense, no, the family, the surrounding, and the environment. And not only that one, I wanted to know about is it any genetic connection is there in this one or else? And what is your this one on helicopter parenting? So many parenting styles they say no. Just I wanted to know about these things. हाँ सी मैम, बेंगलोर में ही हमने एक वीडियो बनाया था एस व्यासा में, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ जो योगा और रिसर्च है, तो वहां पर वो यूनिवर्सिटी है, माँ की सेहत के ऊपर बनाया था। Yes. क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड है उनका जो कनेक्शन हमने देखा है, वो माँ का जो प्रेगनेंसी वाला टाइम स्ट्रेसफुल गया है, वो आप भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। Okay. एक बात। दूसरा, ये बहुत डिले पता चलता है कि बच्चे को कोई स्पेशल मतलब क्या कहते हैं ऑटिज्म या एडीएचडी, डिले पता चलता है। और ये आज भी टैबू है। अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म में कुछ है तो हम छुपा के रखते हैं कि पता ना चल जाए बाहर सोसाइटी को। जबकि जितना जल्दी इस पे काम करना शुरू करेंगे, ब्रेन उतनी जल्दी रिकवर कर लेगा। मैं आपको सबको यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि आज भी एक मदर वो हमारे पे ये क्वेश्चन लेके आए कि क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वो 18 साल का है। हिमाचल प्रदेश से पौधा लेके जाएंगे राजस्थान तो मर जाएगा, राजस्थान से लेके जाएंगे हिमाचल तो वो ही मर जाएगा। पहाड़ का कुत्ता गर्मी में नहीं पल पाएगा और गर्मी वाला सर्दी में नहीं पल पाएगा, लेकिन एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो नॉर्वे भी जाके बस जाएगा, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे वो कहीं से भी हो। यानी कि ह्यूमन बीइंग के पास में अलग तरह का पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट जब ऑटिज्म बच्चों की या स्पेशल चाइल्ड बच्चों की बात आती है, तो फादर क्या करता है, वो अपनी साइड से विड्रॉल कर देता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि ये तुमने पैदा किया है, ऑटिस्टिक बच्चा तुम्हारा है। और कई बार हमने ये भी पैटर्न देखे हैं कि दो दो तीन तीन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कारण है कि जब माँ को सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उसको एंजाइटी रहती है कि पहले बच्चे जैसे बच्चा हो गया तो क्या होगा। इसी एंजाइटी से दूसरे बच्चे भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उस पर जो ससुराल का जो प्रेशर होता है वो अलग किस्म का प्रेशर होता है कि तुम एक बच्चा भी नहीं दे पाई हो। जबकि वो ये नहीं जानते कि इसमें माँ का कोई रोल नहीं है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट का रोल है। तो पेरेंटिंग जब स्पेशल चाइल्ड होता है तो वहां पर दोनों पेरेंट को टुगेदर पेरेंटिंग करनी होगी। कारण यह कि एक हेल्दी बच्चे की परवरिश करना ही महाभारत है। तो ऑटिज्म से या कोई 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 उसमें कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है बच्चे के ब्रेन के साथ, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। लेकिन सब कुछ संभव है अगर सही तरीके से पेशेंस के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चीजें की जाए। तो इतिहास गवाह है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे स्पेशल चाइल्ड ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, एक पहचान भी बनाई है। सर यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, डॉक्टर राजेश्वरी मैडम है उदयपुर में। जी सी इज इंगेज विद द IIM उदयपुर। डॉक्टर नरेंद्रन सर भी हैं अभी उदयपुर से, आज हमारे साथ हैं। उन्होंने एक बात मुझे बताया था डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि आज के जमाने में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, किसी को 65% मार्क्स आता है
तो समाज में और सोसाइटी में बताते हैं कि 85% मार्क्स आया। हाई फाई लैंग्वेज यूज की ना तो आपने। यहाँ से ही जो पेरेंटिंग आप एक हाइप वाला दे रहे हो उस बच्चे को, वो हाइप के कारण वो बहुत सारी चीज गलत दिशा में चला जाता है। और ये मुझे वर्ड इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी मैथिली मैडम जो बात कर रही है, समहाउ उससे को रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो राजेश्वरी मैडम को मैं अभी यहाँ याद कर रहा हूँ, सी इज आवर पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑल्सो, हाई स्टडी की। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम भावना मैडम? यस। Yeah, hi sir. हेलो हेलो हेलो। Session was very wonderful. I have done a parenting I've done this parenting course under a person from US. Okay, so they don't know anything about Indian parenting much. Matlab, they were doing it in a different way. So my question come here is, for everything, Indian parents are blamed, but sometimes they are getting the things from the external environment also. Students, right? These teenagers and everything. So, and they are not very comfortable with the parents, and parents are not able to understand what's happening. So, what can be done in this scenario? Because parents और बच्चे के बीच में बातचीत नहीं है, और बच्चा बाहर से जी गलत चीजें पिक कर रहा है। प्रोटेस्ट में जो अभी हुआ सर, जंतर मंतर में सेम चीज हुआ। दे वर अब्यूजिंग द लीडर्स एंड एवरीथिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वीडियोस वायरल हुए, पीपल आर ट्रोलिंग देयर पेरेंट्स। So I just want to understand how parents can work on this so that when I start practicing, I can help them with this. इट स्टार्ट विद द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। ये ब्लेम गेम से बात नहीं बनेगी। बच्चा आपका है, कहीं ना कहीं चूक आपसे ही हुई है। हमारे यहाँ फर्स्ट सेशन इसलिए हम लोग पेरेंट का ही करते हैं, और पेरेंट जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। विद इन 7 days पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। पेरेंट के अपने ही फियर्स हैं, उनका अपना ही नर्वस सिस्टम जो है ओवरलोडेड है। यहां से कहानी खराब होती है। और जब तक जीवन दर्शन को नहीं समझा जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए अगर आप साइकोलॉजी को देखते हैं तो व्हेन साइकोलॉजी कब आया, 1800 के आसपास, 1850 के आसपास साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन साइकोलॉजी के इन्वेंशन से पहले, उस सब्जेक्ट के इन्वेंशन से पहले क्या था, कौन सा सब्जेक्ट था? तो फादर ऑफ साइकोलॉजी इज फिलॉसफी। और फिलॉसफी जब तक भारत ने जितने अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया है, वो आज तक नहीं कर पाया। हम उसी को डिकोड कर रहे हैं बार बार। तो जीवन दर्शन को समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पेरेंट के अपने इशू हैं, हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हैं। वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग इज ए सब डोमेन ऑफ साइन आउट हो गए लगता है डॉक्टर योगी। आई एम जस्ट कॉलिंग हिम प्लीज, ऑल्दो सेशन इज। ओह यस सर। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो पेरेंट के इशू हैं। पेरेंट के इशू जैसे रिजॉल्व होंगे बाकी सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होती है। बाकी ट्रिक्स और टिप्स से हम लोग बताते रहते हैं समय समय पे कि इस सिचुएशन पे ऐसे कीजिए, इस सिचुएशन पे ऐसे कीजिए, तो चीज ठीक हो जाती हैं। एक्चुअली अनुप जी, निकलना भी पड़ेगा क्योंकि समय काफी होता जा रहा है, और हमारा जो पूरा दिन रहता है सैटरडे संडे इवनिंग, आप समझ सकते हैं परिवार की पाठशाला है तो परिवार को बहुत ज्यादा वेटेज देती है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी क्या है कि परिवार को लेकर निकलने का समय आ गया है। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं सर। आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया। हमारा 40 मिनट्स का सेशन था, ये 1.5 घंटा चला। एंड हाँ, वी हैव एंजॉयड अ लॉट, वी हैव लर्नड अ लॉट। मेरे बगल में मेरी मिसेज भी बैठ के सुन रही हैं सारी चीजें। जी 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 जी। तो अभी मुझे उनको बोलना भी पड़ेगा कि जिंदगी का यही फलसफा है, हम्म। और प्रकृति के साथ जुड़ के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रकृति जी देती जिस तरीके से, उसी तरह से इसको अडॉप्ट कर लें तो इस तरह का कोई इशू आएगी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका जी आज जी। का सेशन बहुत अच्छा रहा। वी विल लाइक टू इनवाइट यू इन पर्सन इन सम प्रोग्राम एट देहरादून और समवेयर। श्योर सर, श्योर। हमारे हमारे आज के सेशन में बहुत सारे लोग, जैसे भावना मैडम बताई,
दीप मैडम बैठी हुई हैं, ये भी यूएस से इसी सब्जेक्ट पे कुछ वर्क करके आई हुई हैं. शी इज प्रेजेंटली रिसाइडिंग एट पुणे. थैंक यू बगाड़े सर, राजेश वाधवा सर, स्वामी सर, मैथिली मैम, ओम प्रकाश शुक्ला जी, देवेंद्र सिंह जी, हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया. डॉक्टर मधुसूदन जी, डॉक्टर प्रोफेसर पुरोहित सर, हमारे बहुत लर्नड प्रोफेसर हैं उत्तराखंड से, और इनको माइक पकड़ा दूं तो 2 घंटा 3 घंटा तो वैसे ही चला जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग में जाता है. अनीता मैडम, आवर पास्ट प्रेसिडेंट, thank you very much. You have given your full time to us. She is from Kota. YC Verma ji from ONGC. And if I'm missing any name, so sorry for that. And thank you very I much. would like to add on a point. Yes, I would like to invite you. Just I wanted to invite you. Thank you so much. Hmm. Thank you, Professor. It was really a good session. परवरिश की पाठशाला अनडाउटेडली इसको हम कैसे कह सकते हैं, जो आपका बेस्ट पार्ट आपने बताया, नो स्क्रीन टाइम, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक भी सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जिसकी मैं तारीफ ना करूं. सो एवरी पॉइंट वाज वेरी अप्रिशिएबल एंड टेकिंग बैक टू आवर ओन रूट्स जो आपने बात की है वो इम्पोर्टेंट है. तो परवरिश की पाठशाला के अंदर काम करती है मस्ती की पाठशाला, जो मस्ती की पाठशाला परिवारजनों के साथ होनी ही चाहिए. अगर हम बात करें अरबिक देशों में, अगर हम देखेंगे तो मैं बात कर रही हूँ बहरीन और इस तरह के देशों में देखेंगे, भोजन प्रसादी पाने के बाद रात को पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा होता है और वो कुछ नहीं करते हैं. वो चाहे वो अंताक्षरी खेलते हैं, चाहे वो कुछ भी बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बट दे कॉल इट अ मजलिस. वो एक मजलिस में सारे बैठते हैं. तो दैट इज ये एक जमाने में कभी हमारे परिवारों में, हमारे पूर्व राजघरानों में भी ये परंपरा रही है. सो बात यही है, हमें अपनी ही रूट्स पे वापस लौटना है, हमारी ही चीजों को वापस लेकर आना है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड हम सबको वही सारी बातें याद कराने की. तो ये परवरिश की पाठशाला हम आपको वैसे कनेक्ट करेंगे, अनूप जी के माध्यम से हम बार बार आपसे इस तरह के सेशंस लेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you Very much, everyone. Thanks a lot for giving such a big time for this Parvarish Ki Pathshala. Thanks a lot. Thank you so much, Anup ji. Thank you so much. Namaskar. Dhanyawad. Program also, and we will invite you in advance. Thank you very much. Namaskar to all of you. Thanks, Dehradun chapter. Thank you, Anup ji. Good.